ऑलराइट जी, नाउ वेलकम बैक। और एक बार फिर आपको बताते चलें कि वाइटल टी के साथ हम मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशा नज़र, जिसको आप तक पहुंचाने में हमें खिदमत हासिल है वाइटल टी की। वाइटल टी जिनका कहना है कि वाइटल टी लाया सार्फिन के लिए इनामात की भरमार, अब होगी सबकी जीत विद वन बिग विद वाइटल टी। और साथ साथ सार्फिन के लिए उम्रे का टिकट, अपना घर, सोने के सिक्के और मोबाइल फ़ोन जीतने के नादिर मौके। आपके को किस तरीके से ये मौका मिल सकता है कि आपने वाइटल टी के बैग में मौजूद होंगे 4 अदद कार्ड, यानी 4 मुख्तलिफ रंग के कार्ड। आपको कौन सा कार्ड मिलेगा ये आपकी किस्मत इसका फैसला करेगी। और साथ साथ जो कार्ड पर कोड है वो आपने या तो एसएमएस करना है या मिस्ड कॉल देकर आपने कोड एंटर करना है और फिर आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। वाइटल टी आपकी जिंदगी में ना सिर्फ चेंज लेकर आता है बल्कि आपकी बैठक को और ज्यादा शानदार बनाता है, क्योंकि उम्दा टेस्ट और बेहतरीन चाय के साथ हम मौजूद हैं। अब आज का दिन बिल्कुल छुट्टी भी मारते हैं आज, तो इन पे हम पूछते हैं एडवोकेट सोहेल साहब, गलत छुट्टी मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गलती बात है, गंदी बात है छुट्टी मारना। यार असल में ज़ीशान जून जुलाई नहीं आया वैसे अभी। नहीं, जून जुलाई का इशू अपनी जगह है, लेकिन ये वाला मसला ये था कि हमारे सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन चल रहे थे, तो उस इलेक्शन के दौरान वो कंप्लीट हो गए, लेकिन अब कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है। तो वो जब इलेक्शन होते हैं तो डेट्स वगैरह हमारी केसेस की नहीं लग रही होती। वो जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए तो वो सारा लोड आ गया और बेइंतहा वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमें वो केसेस पूरे करने थे। मैंने आपको बताया केसेस में मेरी कमिटमेंट होती है, तो नहीं, जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पर भी आप जिम्मेदारी से पहुंचते हैं। ठीक है जी। जाहिद जमाल स्टैनफोर्ड जीजे हमारे साथ मौजूद, जीएम ऑपरेशन इन टेक्सटाइल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो सुहेल भाई, मुझे भी जो आपने ऑफ ईयर बात बताई मुझे वाकई में नहीं पता थी। मैं कोई बच्चा नहीं बन रहा, लेकिन मुझे ये पता था कि डंकी इज द फॉर्म, कि आपके पास वीजा मौजूद होता है लेकिन आपके पास टिकट के पैसे नहीं होते, तो आपको वो छोटे छोटे रस्तों से करते हुए लेकर जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप को वो एक्सेप्ट नहीं करता बॉर्डर कि आप एक डिफरेंट स्टेट के बंदे हैं, तो आपको मार दिया जाता है। लेकिन आपने तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट बात बताई कि आपके पास वीजा भी नहीं होगा तो आपको लेकर जाते हैं ये लोग। निशान, ये जो गैर कानूनी तरीके हैं ना, ये बाकायदा इसके एजेंट्स हैं जो आपको ख्वाब, सुहाने ख्वाब दिखाते हैं यूरोप के। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे तो है। और फिर उन सुहाने ख्वाबों को दिखाने के बाद वो आपका दिमाग बनाते हैं कि आप वो रिस्क लेने पे तैयार हो जाएं जो लेने जैसा नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बांग्लादेशी है, एक बंगाली भाई हैं हमारे, वो ईरान जाना चाहते हैं। उनको पहले पाकिस्तान लाया जाए गैर कानूनी तरीके से। फॉर एग्जांपल, किसी आप कश्ती में बिठा कर ले आए, उन्हें पाकिस्तान में दाखिल करा दें। अब जब वो पाकिस्तान में दाखिल हुए तो उनके पास कोई पाकिस्तान का कानूनी वीज़ा मौजूद ना हो। फिर अब वो उतरे कराची में, लेट्स से पोर्ट के ऊपर। अब आप उनको कराची से लेके जाएं ऑल द वे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से लेके जाएं ऑल द वे ईरानियन बॉर्डर, और फिर वहाँ से उन्हें ईरान में दाखिल कराएं। इस प्रोसेस को समझिएगा। यही चीज़ एजेंट हमारे साथ करते हैं यूरोप ले जाने के लिए। ठीक है। जिसको आप डंकी या दूसरी तीसरी चीज़ें कहते हैं। डंकी अमूमन बहुत ज़्यादा कॉमन थी उस ज़माने में जब ये शेंजन नहीं हुआ था। मुख्तलिफ ममालिक में जाने के लिए वीज़े चाहिए हुआ करते थे, तो आप एक मुल्क का वीज़ा या किसी तरह से भी उस मुल्क में दाखिल हो जाया करते थे। फिर वहाँ से जो बाय लैंड ट्रांसपोर्ट चलती थी या एक्सपोर्ट्स, उनकी जो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए बड़े कंटेनर्स चलते थे, उन कंटेनरों में छुप के जाया जाता था कि बॉर्डर क्रॉस होती थी। तो जैसे मैंने आपको ये समझाया है कि एक बंगाली अगर यहाँ से ईरान जाना चाहता है गैर कानूनी तरीके से, तो हम इसको कैसे ले जाएंगे। तो यही तरीका होता है डंकी मारने का। अब फॉर एग्जांपल, मैं उसी बेचारे बंगाली भाई को ये कहूँ, उसको मैं यहाँ से ले जाऊँ आज़ाद कश्मीर, और आज़ाद कश्मीर ले आके उसको मैं कहूँ यार ये इंडिया जाना चाहते हो तो ये वाला रूट क्रॉस कर लो, ये बॉर्डर क्रॉस कर लो। अब ये हो सकता है कि वो जो भाई आए हैं दूसरे मुल्क से, उनको ये पता ही नहीं कि हमारा और कश्मीर का बॉर्डर कितना सख्त बॉर्डर है जहाँ पे ऑन साइड शूट है। ओके। तो इसी तरह हमारे जो ये सारे इंसानी स्मगलर हैं, ये लोगों को मुख्तलिफ ममालिक में ले जाते हैं, जिसमें सबसे फेवरेट जगह इनकी टर्की, ग्रीस है। टर्की में दाखिल कराया, टर्की में दाखिल कराने के बाद ग्रीस के बॉर्डर पे ले गए। टर्की और ग्रीस के दरमियान ऐसी ही राइवलरी है जैसे हमारी और इंडिया के दरमियान है। ठीक है। उनके साथ बॉर्डर्स बहुत सख्त हैं, वहाँ लोग मारे जाते हैं। और गैर कानूनी तरीके से जाने वालों को एक चीज़ बहुत ज़हन नशीन करनी चाहिए कि नुकसान क्या है। जब आप किसी मुल्क में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि उनके पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होता।
अगर कोई शख्स वहां पे कत्ल करके आपको जमीन में दफन कर दे तो उस मुल्क को तो पता भी नहीं होगा कि आप उस मुल्क में आए हैं। सुहेल भाई, एक सवाल आया है कि अक्सर बेशतर हम वीडियोस देखते हैं जिस पर ईरान में लोगों को पकड़ा होता है, उनको मार पीट कर उनके सर पर गन तानी होती है और कहा जाता है कि इतना पैसा दो तो छोड़ेंगे वरना मार देंगे। ये डंकी वाले ही होते हैं। इज दिस ट्रू? जी हाँ, देखें, जब आप बगैर वीज़े के एक सिस्टम को समझिए, जब आप वीज़ा लेके जाते हैं तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने ईरान का वीज़ा लिया। जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया, इमिग्रेशन काउंटर मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प करने से पहले अपने सिस्टम में एंट्री करता है कि सोहेल साहब, उनका ये शनाख्ती कार्ड नंबर, ये पासपोर्ट नंबर, ये ईरान जा रहे हैं। हमारे मुल्क में एंट्री हो गई। अब जब मैं ईरान में लीगल तरीके से उतरता हूं तो ईरान की जो FIA है वो मेरे एंट्री करती है कि सोहेल साहब, इनके पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर दिस, ही हैज़ एंटर्ड ईरान। अब अगर अल्लाह ना करे मुझे ईरान में कुछ हो जाए और मेरे लवाकिन जब जाएं गवर्नमेंट के पास कि जी हमारा बाप शौहर गया था ईरान और वो नहीं वापस आया है, तो गवर्नमेंट अपना रिकॉर्ड चेक करेगी, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल ये ईरान गए थे, अभी तक वापस नहीं आया। वो उससे कानूनी तौर पर रब्ता करेंगे कि बताएं जी ये साहब कहाँ हैं। इलीगल जो बंदा जाता है उसके साथ प्रॉब्लम ये है, उसकी कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती। मतलब वो तो गया और खत्म। जी बिल्कुल। ईरान में यही हुआ कि जैसे आपने बताया, वो जो आपने वीडियो देखी है मैंने भी देखी है, उसमें आपने ईरानियन बॉर्डर क्रॉस कर ली, मतलब आपके पास लीगल वीज़ा कुछ भी नहीं था, ना आपकी जेब में शनाख्ती कार्ड है, ना पासपोर्ट है, कुछ भी नहीं है, आप उनके मुल्क पहुंच गए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक ऐसे मुल्क में पहुंच जाएं जहां पे उनके पास आपका कोई रिकॉर्ड ही ना हो, तो आपको क्या समझेगा? वो तो समझेगा आप कोई दहशतगर्द हैं। देखिए, ये समझना कि आप एक गरीब आदमी हैं और किसी अच्छे मुल्क जाने के लिए ट्राई मार रहे हैं, ये तो बहुत सबसे आखिरी ऑप्शन है। ऐसा ही है। वो मुल्क आपके बारे में क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा ये कोई दहशतगर्द है या कोई दहशतगर्दी करने आया है, किसी दहशतगर्द तंजीम का नुमाइंदा है। तो इन चीज़ों से बचिए, ये जो ख्वाब दिखा के लोगों को बाहर ले जा रहे हैं, इन चीज़ों से बचिए। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो बिल्कुल पाकिस्तान के इदारे मौजूद है मेरे भाई। हम जब अपने आवाम को प्रोटेक्ट करिए, हमारी आर्मी, हमारी आर्म फोर्सेज जितनी भी हैं, तो वो आपको भी प्रोटेक्ट करेंगी। उन लोगों का आप पता बताइए, उन लोगों को जाकर आप कॉल कीजिए, आर्मी से रब्ता कीजिए, रेंजर से रब्ता कीजिए, उस बंदे को पकड़ेंगे और फिर इससे आप जितने काफ़ी लोग बचेंगे। जी, अब हम आते हैं अपने जीजे भाई की तरफ। जाहिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप कैसे एक अच्छी टीम बना सकते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? थैंक यू जीशान। किसी भी इदारे में अब जब टीम की बिल्डिंग होती है, तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो जो वहाँ पे मौजूद लोग होते हैं, एक तो ये कि आप न्यू हायरिंग करते हैं, आप नए न्यू स्किल और नए लोगों को हायर करके एक नई टीम बनाते हो। एक वहाँ के जो मौजूद लोग होते हैं आप उनकी इवोल्यूशन करते हैं, उनकी अपग्रेडिंग करते हैं, और उन लोगों की जो वर्किंग की परेशानी है या जो उनको जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उनके एनवायरनमेंट में, उनके कल्चर्स में, उनके जो एक्टिविटीज़ है रोज़ाना की एक्टिविटीज़ में, तो उनको उनकी एवोल्यूशन करके, उनसे बात करके, और उनके जो मसाइल होते हैं, बेसिकली ह्यूमन जो एक साइकी है, लोग दो तरह के वजह से, दो वजूहात की वजह से जो है ना वो या तो अपना काम ख़राब करेंगे और या नहीं करेंगे। एक वजह ये होती है या तो उसको वहाँ पे जिस जगह वो काम कर रहा है उसको इन्वायरमेंट उस तरह से नहीं मिल रहा है जिस तरह से इन्वायरमेंट चाहिए होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि या वो जिस चीज़ को डिज़र्व करता है को उसको जितनी वहाँ पे उसकी ग्रोथ होनी चाहिए या जितनी उसको वहाँ के बेनिफिट्स मिलने चाहिए या जो उसको विल पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं आके वो डिलीवर नहीं करता। तो एक अच्छी टीम बनाने के लिए वहाँ के जो एनवायरनमेंट को जज करना होता है, ग्राउंड रियलिटी को अंडरस्टैंड करके, लोगों की अपग्रेडिंग करके, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझकर उन मसाइल को आप सॉर्ट आउट करें और उनके लिए फिर एक फेज वाइज एक एक्शन प्लान बनाएं, और उस एक्शन प्लान के तहत उनकी, अगर आपको कहीं उनकी ज़रूरत है उनकी ट्रेनिंग की, कहीं उनकी ज़रूरत है इनको एजुकेट करने की, कहीं उनको उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में, उनको काम के बारे में, उनको टेक्निकलिटी चीज़ें उनको बताने की, तब जाके उनको एक चीज़ एक एहसास दिलाना होता है कि आप उसको एज अ लीडर, एज अ फादर ट्रीट कर रहे हैं, ना कि एज अ बॉस ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक अच्छी टीम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जा सकती है। अच्छा, टीम, अगर मुझे आपकी टेक्सटाइल का हिस्सा बनना है, ठीक है, तो मुझे जॉब चाहिए। जॉब के लिए तो लिखा था भर्तियां बंद हैं, तो वो बोर्ड किस दिन पलट के आएगा कि भर्तियां खोली हुई हैं? अच्छा, ये तो डिपेंड करता है कि अब जहाँ पे हम जिस जगह पे या जिस कंट्री के अंदर
ये सब डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। अगर इंडस्ट्री हमारे पास एक इंडस्ट्री 100 मिलियन का बिजनेस कर सकती है, लेकिन अगर आपके मुल्क के अंदर बिजनेस ही 50 मिलियन का आया है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये कि आपकी हायरिंग ही 50% होगी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या अब हम क्योंकि पाकिस्तान कराची के अंदर तो इंडस्ट्री नहीं है जितनी भी है, वो फैसलाबाद में मौजूद है, फैसलाबाद से भी काफ़ी लोगों ने वाइंड अप करके जा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि फिर हमारा क्या कोई स्कोप है? अब ये अगर हम आज की पोजीशन में देखते हैं तो टेक्सटाइल के अंदर आज की पोजीशन में स्कोप नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, महंगाई की वजह? महंगाई की भी वजह है, दूसरा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज़ है कि जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडाइज़ किया जाता है, वो सब्सिडाइज यहाँ नहीं होता। और जनाब यहाँ पर ज़रूर कॉल आई है तो कॉलर का हम लेते हैं, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। को भी मेहमान माशाल्लाह बहुत अच्छे एडवोकेट अहमद साहब भी तशरीफ लाए हैं आपके प्रोग्राम में। मुझे ये कहना था कि ये जो आप इस वक्त बैरून मुल्क फरार और ये नौकरी का सिलसिले में झांसा दे के लोगों को ले जाते हैं, बेचारे लोग अपने माँ बहन के जेवर ये वो सब देकर भी जाते हैं, उसके बाद भी ये अलमिया है कि हमारे यहाँ लाइन ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। क्या जब ये ऑफिस कायम होते हैं, अखबार में ऐड आते हैं, तो क्या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और ये हमारी होम मिनिस्ट्री या वजीर दाखिला जो मिनिस्ट्री है, ये इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते, क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं करते? क्योंकि अगर आप किसी को एक ठेला लगाने वाला लगा रहा है, आप उसको तो देखते हैं, चेकआउट करते हैं कि जी उससे पुलिस वाले कहते हैं लगा लो, टीएमसी वाले कहते हैं लगा लो, ठीक है ना, ये वो उनका एक छोटा सा तर्फ है। लेकिन ये इतना बड़ा अलमिया है कि लोग हमारे यहाँ इसमें हमारे इंसानी लोगों की स्मगलिंग भी होती है। कितने टीवी इंटरव्यू आए हैं, हमने वो देखे। इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। ये इतने ऐड आते हैं, मोबाइल पे भी आ रहे हैं लोगों की, हम आपको पढ़ाना नौकरी दे रहे हैं। इसकी रोक एंड बैलेंस के लिए एडवोकेट सुहेल अहमद साहब से पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जवाब देता हूं। एक दफा नाम दोबारा बताइएगा मेरे भाई अपना। राजा आजाद बात कर रहा हूँ। राजा आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने कॉल की हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब हम आपसे जानते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए वाइटल टी के साथ मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक वाइटल टी के साथ मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जो सुहेल भाई आपसे सवाल है, बड़ा अच्छा इनका सवाल है, हुकूमत क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देती? जब अखबार में ऐड आता है, जब सोशल मीडिया पर ऐड चल रहे हैं, पीटीए अगर हम बात करते हैं मोबाइल को तो ऑफ कर देती है, सिम्स को तो ब्लॉक कर देती है, लेकिन इस पर क्यों एक्शन नहीं लेती? देखिए, जिस तरह ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे यहाँ चीटर्स कॉमन हैं, हर शोबे में, ना हम बचे हुए हैं ना डॉक्टर्स बचे हुए, कोई भी नहीं बचा हुआ। इसी तरह इस शोबे में जो इमिग्रेशन जॉब्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इस पे बहुत ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसमें इंसानी स्मगलर को ये फ़ायदा पहुंचता है कि जब वो एक ऐड लगाता है, देखें इसमें सबसे बड़ा गेम क्या है। मिडल ईस्ट का जो मेरे पास केसेस आए जो मैंने देखा है, उसके पास जॉब्स आई हैं 10, वो पैसे ले लेगा 20 से, ऐसे ही है 25 से। अच्छा, अब एक जो बिजनेस एक्टिविटी, अच्छा उनके पास लाइसेंसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होता है, ऐसा बहुत कम ही होता है कि ऐसे एजेंट हजरात काम करें जिनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का लाइसेंस ना हो। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का लाइसेंस भी है और फिर भी फ्रॉड कर रहे हैं। अब अगर आपने एक दूध की दुकान खोली हुई है और उसमें आप पानी मिला के बेचते हैं, तो गवर्नमेंट एक हद तक ही आप पे नज़र रख सकती है ना। ये तो यूज़र है जो जाके गवर्नमेंट को कंप्लेन करे। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज, देखें जो लोग भी जॉब का वीज़ा लेने जाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए उस शख्स से जो उनको जॉब वीज़ा दे रहा है। आपकी अपनी भी तो एक बेसिक जिम्मेदारी है ना। आप ठेले पे आम खरीदने जाते हैं, अमरूद खरीदने जाते हैं, केले खरीदने जाते हैं, तो उसको 10 दफ़ा देखते हैं कि कोई जो है वो ठेले वाला आपको गलत चीज़ ना दे दे। आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेने जा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए आप जो है वो कोई स्टेप नहीं ले रहे, आप कुछ नहीं चेक कर रहे। देखें, खासकर पाकिस्तान के बड़े शहरों में रहने वाले लोग तो ये कह ही नहीं सकते कि उनका बाहर कोई नहीं है या वो उस चीज़ को चेक नहीं कर सकते। बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और आप देखें, मैं शुरू से एक बात कहता हूं, हमारे यहाँ हर आदमी कहता है कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
ना करो कंप्लेन, लुटते जाओ होती है। लोगों से। बिल्कुल आपके बात से एक एग्री करूंगा। सवाल आया था, उन्होंने कहा कि मैंने आपके कहने पर पीटीए पे कंप्लेन की और उनका मसला, अच्छा मुझे मसला याद नहीं है क्योंकि मैं बुढ़ापा आ गया, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, लेकिन मसला सॉल्व हुआ। अच्छा सुहेल भाई, मैं ज़रूर ये कहूँगा आपके तवज्जो से, आपकी बताई हुई बातों पर लोग अमल कर रहे हैं, उससे बेहतर देखिए एक एक करके ही अमल करेगा, हाँ पूरी जनटरी तो अमल करती नहीं है। अच्छा मैं जाहिद भाई, देखिए आपका कोई कंसर्न नहीं है वीज़ा से, आपका कोई कंसर्न नहीं है पीटीए से, आपका कोई कंसर्न नहीं है इमिग्रेशन ऑफिसर, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह और एक बहुत अच्छा आपका एक ऑरा है और पता चल रहा है कि हमारे पास एक बंदा बैठा हुआ है जो कि बहुत बेहतरीन जवाब देगा माशाल्लाह। मुझे एक बात बताएं कि जब कुवैत गवर्नमेंट, जिसने कोई गालिबन 22 साल बाद वीज़े खोले हैं दोबारा, ठीक है, वो खिराज तहसीन पेश करने को हमारी पाकिस्तानी अफवाज को, अब मुझे एक बात बताएं, उन्होंने अपने पेज पर बाकायदा लिखा है कि सिर्फ हमारी कुवैत कॉन्सुलेट जो कराची में इस्लामाबाद में मौजूद है वो वीज़ा इजरा कर सकती है, आपने वहीं पर लेन देन करना है। तो अवाम कहाँ से वो एजेंट्स के पास जा रही है और एजेंट इतने बड़े बड़े ऐड दे रहा है, कुवैत के वीज़े आ गए, स्केल वीज़े आ गए। तो मुझे ये बताएं कि हम पागल हैं या बेवकूफ़ जब तक जिंदा तब तक चलाक भूखा नहीं मरेगा, ये बात सही है? थैंक यू जीशान साहब। सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि वीज़े या किसी भी एजेंट के पास जाना, हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, ऐसा ही है नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोई भी बंदा जो इस तरह इलीगल जाएगा वो कोई पढ़ा लिखा बंदा तो नहीं जाएगा, ऐसा ही illegal। है। ठीक। अब किस कैटेगरी के कौन से लोग जाते हैं? अच्छा, जो लोग जाते हैं, क्या उनको, जो कोई भी कंट्री अगर दूसरी कंट्री को एक इंटीमेशन देती है, एक प्रोटोकॉल, एक एसओपी पॉलिसी देती है और अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन देती है कि इतना आपने इस तरीके से आना है, उसकी एजुकेशन, उसकी नीचे उसी की लैंग्वेज में वो मैसेज क्या उस तबके तक पहुंचा है? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उस तबके तक पहुंचा है तो ठीक, लेकिन अगर उस तबके तक वो पहुंचा ही नहीं है तो वो कैसे उस चीज़ से बच सकते हैं? बेस्ट। ये एक नहीं, मेरे सामने 2-3 केस हुए। रिसेंटली मेरे 15 दिन पहले मेरा अपना खुद का एक गांव से एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम हुई है, उसको कतर लेके जाया गया और उसका जो वीज़ा था वो 3 डेज़ का था और यहाँ से उससे 8 लाख 8.5 लाख रुपए लिए गए। ओ खैर, सवाबी से उसका ताल्लुक है। आप सवाबी सवाबी से उसका ताल्लुक है। उसको लेके गए, जैसे उसको कतर पे पहुंचा और 3 डेज़ हुए, उसको वहाँ से पकड़ा गया और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। अब उसका जो वीज़ा था वो था ही सिर्फ 3 डेज़ का। अब जैसे कि सुहेल साहब ने जिक्र किया कि जो एजेंट्स होते हैं, अच्छा इनके पास आजकल का जो दौर है, आजकल का जो टाइम है, हर चीज़ के अंदर मैनिपुलेशन है। आप इंटरनेट में जाएं, उसमें भी मैनिपुलेशन है। आप किसी भी, आज तो खाने पीने की चीज़ें भी मैनिपुलेशन हो गई है। तो कैसे मुमकिन नहीं है कि किसी सॉफ्टवेयर के साइट्स पे, किसी की एजेंट के पास, किसी चीज़ों पे, ऑफिस वर्किंग डॉक्यूमेंटेशन में मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, उसके अंदर मिक्सिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक सवाल करेंगे कि हम अपग्रेड कैसे कर सकते हैं अपनी टीम को इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में कि एक बेहतर इन्वायरमेंट हमारे लिए पेश हो? इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है कि हर फैक्ट्री के अंदर एक कल्चर, ट्रेनिंग का कल्चर डेवलप किया जाए। ठीक है, कि अगर लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जितना मैंने हमारे पाकिस्तान के अंदर या एशिया के अंदर है जो मैं बात कर रहा हूँ, लोगों को ट्रेनिंग की बहुत अशद ज़रूरत होती है, ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत होती है। जीशान साहब, जब से आपको भी नॉलेज मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 मखलूक़ात पैदा किए हैं। ऐसा ही है, 18,000। उसमें से एक मखलूक ऐसी है जो जाहिल पैदा होती है, वो इंसान। 17,999 मखलूक ऐसी है कि वो पढ़े लिखे पैदा होते हैं। बकरी के बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता कि उसने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। पैदा होने के बाद वो गिरता है लेकिन फिर खड़ा होता है। लेकिन इंसान ही है जिसको सिखाया जाता है, वो मदरसे भी भेजा जाता है, स्कूल भी भेजा जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजा जाता है, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, उनको भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखाया, बताया, कन्वर्ट किया। तो उस किसी भी इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि उस कल्चर के अंदर, उस इदारे के अंदर ट्रेनिंग का निज़ाम हो,
वहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाए, वहाँ पे छोटे छोटे सेशन रखे जाएं, किसी स्पीकर से सेशन रखे जाएं, किसी एनजीओ से रखे जाएं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर जीजे भाई आपसे, ज़ाहिद भाई आपसे कहूँगा, विद सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। okay. हमारे यहाँ पर ना मैं कैबिन क्रू था जब मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद मैंने 2 साल कैबिन क्रू भी किया। और मतलब इस फ्लाइट्स ऐसी होती थी, कभी कॉलेज मिस भी करना पड़ता था। तो मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर ना मुझे अक्सर मेरी सोहेल भाई फड्डा हो जाता था कैबिन वाले लोगों से। मैं ये कहता था, अच्छा एक बंदा जो रोड खोदने के लिए जा रहा है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, प्लीज डोंट शट डाउन द विंडोज शटर। वो मुंह देख रहा, भाई क्या बोल रही है बाजी। मकसद ये है कि उर्दू में बोलें, आपको समझाने के लिए उस बंदे की, उस शख्स की नहज तक जाकर बात करनी। हमारे यहाँ पर अंग्रेजी बोलना ना एक वो फैक्टर है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। इस बारे में क्या कहेंगे कि जो सेशंस होते हैं वो अंग्रेजी में क्यों होते हैं, उर्दू में क्यों नहीं होते? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको इस पे थोड़ा सा मैं भी इस पे रोशनी डालूंगा। मेरे पास डिफरेंट कस्टमर आते हैं, मेरे कंट्रीज, बाहर के कंट्रीज से जो मेरे कस्टमर्स हैं वो आते हैं, यूके के साथ भी काम करते हैं, यूएस के साथ भी काम करते हैं। तो और डिफरेंट हमारे कंप्लायंस और दूसरे ऑडिट्स भी हो रहे होते हैं, तो वो लोग आते हैं, हम अपने फैक्ट्री के एवोल्यूशन कराते हैं, ऑडिट्स कराते हैं। जिस भी इदारे में मैं जाता हूं तो सबसे पहले मैं वहां पे 2 लैंग्वेजेस के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन और लोगों की ट्रेनिंग करवाता भी हूं, और उनको बाकायदा वहाँ पेनेप्लेक्स के ज़रिए अवेज़ा भी कराता हूं। हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है और एक हमारी, और एक इंग्लिश में। इंग्लिश के लिए हम क्यों करते हैं, हम अपने कस्टमर जो आते हैं उनको बताते हैं कि ये हम अपने लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये उनका काम करने का तरीकाकार है, ये इनको एजुकेट करने के लिए ये चीज़ लगाई है। अगर आप हमारी फैक्ट्री में विजिट करते हैं तो आपको दोनों चीज़ें अवेज़ा होंगी, इंग्लिश एंड उर्दू। प्रॉब्लम हमारी यही है कि लोग यहाँ पे सपोज एक मैट्रिक क्लास का बच्चा है, वो अगर क्लास 3 को पढ़ाएगा तो समझा सकेगा, लेकिन एक क्लास 3 का बच्चा अगर मैट्रिक को पढ़ाएगा नहीं पढ़ा सकता। ऐसे ही है। ठीक, तो यही हमारी ट्रेनिंग का, हमारे स्पीकर्स का, हमारे लोगों का ये है कि हम इंग्लिश में नहीं, जो बंदा जिस लैंग्वेज में समझेगा उसको उस लैंग्वेज में समझाएं। बेसिक हमारा लोगों को एजुकेट करके समझाना है, फॉर्मेलिटीज नहीं करनी। बिल्कुल, मैं सोहेल भाई के लिए कहता हूँ कि सोहेल भाई के लोग क्यों सुनते हैं। अभी कॉल जो सोहेल भाई के लिए है वो इसी वजह से कि अगर लॉयर बने तो पढ़ के ही बने होंगे, सने बेच के तो लॉयर नहीं बनता है ना बंदा। तो मकसद ये है कि ये उर्दू में बात करते। सोहेल भाई फिर वही वाला सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है कि आपकी डंकी की बात हो गई, इदारों की बात हो गई, मुझे ये बताएं कि ये तो एक चीज माननी है ना कि बंदा इतना मजबूर, अभी एक परसों कल का वाकया है कि बंदा इतना गरीब था, उसने बच्ची समेत छलांग लगाई नहर में। आप लोगों ने सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा। अच्छा, ये तो बुज़दिली की बात है, मैं उसको कोई प्रोवोक नहीं करूंगा क्योंकि इस्लाम में खुदकुशी हराम है तो हराम है। मैं उसको कोई भी बैठकर यहाँ पे नहीं कहूँगा कि उसने बहुत अच्छा किया। हालात से लड़ना सीखिए। मुसलमान का पहला अकीदा ये होना चाहिए कि मोहम्मद मोहम्मदी हूँ और मुझे लड़ना है, क्योंकि अगर लड़ाई ना होती, सेक्रीफाइजेशन ना होते तो करबला की मैदान नहीं सजता और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जान का नजराना पेश ना करते। ऐसा ही है। तो हमें तो सबसे पहले लड़ना है। मुझे ये बताएं कि लोगों को मजबूर करने का बेसिक टैक्ट क्या होता है कि आप, मेरी कमजोरी है, मैं एक वो बंदा हूं जिसके पास ये पत्ती खरीदने के पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपके आगे आके खेलता हूं तो जहन से कैसे खेलते हैं, थोड़ा सा ये सवाल पूछा गया। इसमें देखिए, अब मैं आपको लास्ट टाइम के प्रोग्राम को बताऊं। लास्ट टाइम के प्रोग्राम में हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी कि FIA ऑफलोड कर रही है, फलां कर रही है, ठीक है। उस वक्त हमने ये कहा था कि जिसको भी FIA से प्रॉब्लम है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टेक्ट मी। कांटेक्ट नहीं किया आप लोगों ने, ये गलत बात है, नहीं गलत है। तो मैं क्या समझूं कि लोग लीस्ट बॉदर्ड हैं। उसमें एक साहब ने कहा कि मैंने 18 लाख का दुबई का वीज़ा खरीदा है, अगर आपको याद हो, 18 लाख का वीज़ा खरीदा, मेरे साथ चीटिंग हो गई, उन्होंने भी रब्ता नहीं किया। तो भाई आप लोग अगर इतने कंफर्ट जोन में बैठे हो कि कोई भी आपके साथ गलत काम करता है, अच्छी खासी मेरे लिए तो बहुत है, हो सकता है उनके लिए ना हो, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा है। तो मतलब अगर उनके लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है तो ठीक है। इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, चीज़ें हैं। ये जो आपने कहा कि एजेंट्स किस तरह माइंडसेट बनाते हैं, आपने देखा है बसों में अक्सर, अगर आपको याद हो, हम जब जवानी में बसों में सफ़र करते थे तो वहाँ एक आदमी आगे खड़ा हो जाता था मंजन बेचने के लिए, और पता नहीं क्या दांत गोरे चिट्टे मजबूत। अब उसके आपने बोलने का अंदाज देखा था,
वो आपकी अटेंशन ले लेता था, भले आपने उसको आप किसी भी काम से जा रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, रोजगार पर जाने वाले भी बैठे हैं, घूमने फिरने जाने वाले बैठे हुए बस में, वो साहब चढ़े, उसके बाद वो अपने एक मखसूस स्टाइल में शुरू होता था और अपना मंजन बेचने के लिए उसकी तारीफें करता था और 2-4 को मंजन वो बेच ही देता था। ये जो एजेंट हजरात है ना, इनकी भी यही खूबी है। इसमें बहुत सारे तो एजेंट वो हैं जिन्होंने पहले खुद जाने की कोशिश की। मैं 2 ऐसे गिरफ्तार एजेंट से मिला हूं जो पहले आए एक एजेंट के पास, वो एजेंट उन्हें ले गया, पता नहीं ईरान से कहां से इधर उधर से घुमा फिरा के वापस ले आया, वो आगे नहीं जा सके। अब वो जो बड़ा एजेंट था और ये जो 2 छोटे जाने वाले थे, उसने उसको सिखाया कि भाई ऐसे तुम तो जा नहीं सकोगे नहीं, जिस तरह मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया था, नाउ यू कीप ऑन डूइंग इट। हाँ, अब आप भी शुरू कर दें। तो वो जो 2 आदमी थे जिन्होंने अटेम्प्ट की थी बाहर जाने की और नाकाम हो गए, वो एजेंट बन गए। ठीक है। अब वो तमाम सुहाने ख्वाब जो उस एजेंट ने उनको दिखाए थे, उन्होंने आगे दिखाने शुरू कर दिए। एजेंट का सबसे बड़ा हरबा यह है कि वो आपको ये बताएगा कि वो जिस मुल्क में आपको ले जा रहा है वहां पे लीगलाइज होना बेइंतहा आसान है। तुम जैसे ही वहां पहुंचोगे तुम्हारे फला पेपर फाइल कर दिए जाएंगे, फला चीज कर दी जाएगी, जिससे तुम फौरन लीगलाइज हो जाओगे। ये वाले बड़े मसाइल हैं। अच्छा, फिर हमारे लोगों की बेइल्मी बहुत है। अभी जैसे इन्होंने भाई ने कहा स्किल सेट की बात, अब देखिए हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल से रिलेटेड मैं बात करूंगा, दुनिया तरक्की कर रही है अपने टेक्निकल कॉलेजेस से, हमारे यहाँ टेक्निकल कॉलेजेस पीछे जा चुके हैं। जो हमारे यहाँ एसोसिएट इंजीनियर, एसोसिएट्स इलेक्ट्रिकल्स, एसोसिएट मैकेनिकल्स आते थे, ये एक बहुत बड़ी बैकबोन थे इंडस्ट्री को। तरीकाकार क्या होता था, बच्चा पढ़ के आता था, लोकल इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम करता था, इंडस्ट्री को सीखता था और उसको फौरन मिडिल ईस्ट में जॉब मिल जाया करती थी, क्योंकि वहाँ पर भी इंडस्ट्री में बेइंतहा ज़रूरत है। अब आप पूरे पाकिस्तान में देखिए कितने इंडस्ट्रियल कॉलेजेस हैं या ये कितने टेक्निकल कॉलेजेस हैं जो मशहूर हैं। सुहेल भाई, यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, मैंने भी पहले सेशन में भी ये बात कही कि दुनिया के अंदर बच्चा क्यों स्किल्ड होकर आता है। वो इसलिए आता है कि जब इंजीनियरिंग को आप 2 पार्ट में बांटते हैं ना, 2 साल और 2 साल 4 साल ऐसे ही होता है। 2 साल के बाद आपको इंटर्न करना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर ये होता है इंटर्न करने भी जाओ, डिग्री 2 साल पूरा, भाई वो पढ़ रहा है, वो बम बना कर नहीं आया, वो सीखने जा रहे हैं मेथड्स क्या है। तो हमारे यहाँ पर बच्चों की जो है वो इस तरह से के हौसला सीखने की जाती है। मजीद जानेंगे इस बारे में वाइटल टी के साथ, देखते रहिए मुस्कुराते सुबावित ज़ीशान अज़हर। ऑलराइट जनाब, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं हम वाइटल टी के साथ, मुस्कुराती सुबावित ज़ीशान अज़हर। वाइटल टी जो कि आप पी कर अपनी ज़िंदगी को दोबारा कर सकते हैं और हम भी पी रहे हैं, मौजूद आप कप्स देख रहे हैं। अच्छा जी, अब आपकी तरफ आते हैं जाहिद भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि कल्चर चेंज इन टेक्सटाइल क्या होना चाहिए और यहाँ पर आपको अगर कल्चर के अंदर कोई भी नए बंदे को प्रॉब्लम आ रही तो उसको रेक्टिफाइड कैसे किया जाता है चीज़ों को? सबसे पहले अगर उसको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमने डिफरेंट इदारों के अंदर जहाँ पर भी हम लोगों को एक अच्छी टीम बनाते हैं, तो वहाँ पे हम एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्लायंस डिपार्टमेंट हैं, दूसरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। उसको जिस किस्म की भी कोई प्रॉब्लम आती है वो अपनी प्रॉब्लम्स उस डिपार्टमेंट को बता देते हैं। फिर वो डिपार्टमेंट उसकी एवेल्यूएशन, उसकी वर्क की एवेल्यूएशन, उसको क्या प्रॉब्लम आती है वो फिर कंसर्न करते हैं डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं। फिर मेरे पास चीज़ आती है, तो फिर अगर उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि उसको उस काम की नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, या उसको जो दूसरे इश्यूज़ हैं, तो उस पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके या इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। ज़ाहिद भाई, आपके लिए मैसेज आया है कि जाहिद से भाई से ये पूछेगा। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ, मेरा नाम ताहा है और मैं नाम नहीं लूँगा। भाई देखिए, चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। आप मुझे बार बार कहते हैं सुहेल भाई, जब बैठे सुहेल भाई मुझे कहाँ तक बचाएंगे, मुझे कहाँ तक केस लड़ेंगे, मेरा बेचारा फिर अपने काम छोड़ के मैंने केस ही लड़ा होगा। अच्छा जी, मैं ऑफिस का नाम नहीं ले रहा मेरे भाई। वहाँ पर कहा गया कि जो आपका टीम लीडर होता है वही आपका जान का दुश्मन बन जाता है अगर आप कोई भी चीज़ बताते हैं या ज़्यादती बताते हैं या अपनी कोई मसले मसाइल बताते हैं। इज दिस ट्रू? ऐसा भी होता है।
इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है, फेवरेटिज्म होती है, लेकिन इसके अंदर हर फैक्ट्री अपने लोगों को एक्सेस देती है। हर फैक्ट्री के अंदर एडमिन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं और अपने कंप्लेंट्स को और अपनी इश्यूज़ को वहाँ सबमिट करा सकते हैं। वो जब वहाँ सबमिट कराएंगे और उनकी सुनवाई होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी फैक्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट लीडर है वो ही सब कुछ, वो वर्किंग का लीडर है, ना कि वो पूरे इन्वायरमेंट का लीडर है। तो वो अपने इश्यूज़ को उस रिलेटेड डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और उसकी सुनवाई होती है और सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा जा रहा है कि अगर सुनवाई होती है तो आप मालिक तक तो बात नहीं जाएगी, वो डाउन ट्रैप में ही रहकर सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे, यानी आपको निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी? मालिक जो फैक्ट्री का जो ओनर होता है, लाजिम बात है, एक टॉप मैनेजमेंट में आता है। उस फैक्ट्री की पूरी एक हायरार्की है, तो नीचे तक के पूरी एक मैनेजमेंट मौजूद होती है। लेकिन आप तक कैसे पहुंचे? अगर फर्ज करें मैं एक निचला तबका हूं और मुझे अभी ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ, मैंने पहली सैलरी ली है, तो मैं तो आप तक नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट का जो सेंटर है, उसके सेंटर में ही नॉर्मली जो प्रोडक्शन हेड होता है उसका ऑफिस, उसका सिटिंग एरिया उस एरिया ऑपरेशंस एरिया में ही होता है। वो कोई डिफरेंट एरिया में नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं सेंटर ऑफ द सेक्शन में बैठा हूँ, तो अगर मेरा कोई भी डिपार्टमेंट का लीडर उसका मसला नहीं सुनता या मसला नहीं करता तो मुझ तक उसकी रसाई होती है। आपसे भी सवाल है, आप दोनों से सवाल है। पहले मैं इनसे करूंगा, फिर सुहेल भाई आपसे करूंगा कि लीगली उसका एक्शन क्या है। सॉरी, इनका जो इन्होंने जो चीज़ कही है ना, उसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम बड़ी जज्बाती और गर्म दिमाग कौम है। सही। हम किसी का सर फाड़ने को आसान समझते हैं ऐसे ही बनिस्बत नेगोशिएशन के। हमने बचपन से 2 चीज़ें नहीं सीखी, सवाल कैसे करना है और कंप्लेन कैसे करनी है। हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, लड़ना। अगर मेरा जिशान के साथ कोई झगड़ा है तो मैं जिशान से लड़ लूं, जिशान का सर फाड़ दूं। हालांकि ये पिछली दफा नहीं है, मैंने कितने प्यार से बोला, देखें इस तरह होता है प्यार से। मैकेनिज्म को मैंने फॉलो ही नहीं करना। देखिए, जो हम जब कहते हैं कि कोई तरक्की याफ्ता कौम है, तो उसकी तरक्की के अंदर जो सबसे अहम अंसर होता है वो है सवाल पूछना और कंप्लेन करना। ये 2 चीज़ें जिस माशरे के अंदर कॉमन होंगी, बेहतर तरीके से होंगी, वही माशरा तरक्की किया करता है। टाइम का मैं 2 सवाल है मुझे जल्दी से, पहले मैं जी, इनसे जी, करूंगा, प्लीज, फिर मैं जी, जी। 2 सवाल आपसे, 1 सवाल जी, आपसे। मुझे ये बताइएगा कि अगर आपकी तरफ कोई नया बच्चा इंटरव्यूड होता है, यानी उसको एनरोल किया जाता है, कितनी वेज पर उसको, यानी वेज एक जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, वो उसी सैलरी पर आप रखते हैं या आपकी अपना कोई प्लेटफॉर्म? नहीं, हमारे पास जो मिनिमम वेज होती है, जो गवर्नमेंट की होती है, उस पे ही हम रखते हैं, वही हायर करते वही हैं। हायर करते हैं। और मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट क्या है फॉर एजुकेशनल डिपार्टमेंट से, अगर आपका है तो? ये डिपेंड करता है कि वो किस काम पे रहे। ठीक है। अगर वो एक लेबर पे ले आ रहे हैं तो हम उसको अगर वो मिडल भी हम उसको ले लेते हैं, और अगर वो किसी क्वालिटी ऑफिसर, क्वालिटी चेकर या अच्छी पोजीशन पे आ रहे हैं तो फिर उसके लिए मैट्रिक का होना ज़रूरी होता है। प्रोडक्शन के लिए आप डायरेक्ट हायरिंग करते हैं? प्रोडक्शन के लिए हमारा आई डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है पहले वो, और एचआर डिपार्टमेंट है, वो हायरिंग करते हैं। एचआर वाले तो सवाल ही ऐसे पूछते हैं, बंदा चांस उतर गया है। मैंने भी 1-2 जगह काम आ गया था। अच्छा जी सुहेल भाई आपसे कि सबसे पहले तो अगर कोई नहीं दे रहा, जैसे जाहिद भाई, मैं प्लीज आप सॉरी आप पे रख के तोप चलाऊंगा। जाहिद भाई, अगर मुझे जो गवर्नमेंट ने नहीं रखी वो नहीं दे रहे वेज, ठीक है, तो मैं इनके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकता हूँ? देखिए, इसमें फैक्ट्री के अंदर 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, ट्रेनी या इंटर्न। अगर आपको ट्रेनी या इंटर्न के तौर पर रखा गया तो जाहिर है वो आपको कंप्लीट वेज नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो आपको काम सिखा रहे हैं और वो आपको, और आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप आके लेबर में ये कहें कि जी मुझे पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे। देखिए, बच्चों को भी एक समझने की चीज़ ज़रूरत है, जहां उस्ताद होने के फ़राइज़ हैं वहां शागिर्द